हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमने प्लेटो के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। आज हम प्लेटो के कुछ क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो की जो हिस्ट्री थी, प्लेटो के दर्शन जो था वो नैतिकता से पूर्ण था, है ना। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में नैतिकता की बात करी थी। ज़्यादा नहीं समय लेकर मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम छोटे से बड़े की तरफ पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न आता है कि एक क्वेश्चन आता है जनरल एग्जाम में, अफलातून किस चिंतक का अरबी भाषा का विकृत नाम था? तो इसका जवाब है प्लेटो। मतलब प्लेटो का जो अरबी भाषा का विकृत नाम था वो प्लेटो था, अफलातून का। प्लेटो की अकादमी में किसके अध्ययन पर सर्वाधिक जोर दिया गया था? इसका जवाब है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री पर। तीसरा क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने जो ग्रंथ लिखा, रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। ये पूछा जाता है जनरली कि रिपब्लिक राजनीति शास्त्र का ग्रंथ नहीं किंतु शिक्षा पर कभी भी लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, ये रूसो ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटो की किस कृति को राजनीतिक कल्पना लोक कहा जाता है? इसका जवाब है रिपब्लिक को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्लेटो ने आदर्श राज्य के निर्माण में कितने वर्ग बताए हैं? जवाब है इसका 2 वर्ग बताए हैं। मतलब उसने जो तीसरा जो वर्ग है उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है वो है कार्य विशिष्टता का सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार मानवीय आत्मा में जो 3 तत्व हैं या जो 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं? इसका आंसर है कि उसने बताया कि व्यक्ति में वासना होती है, साहस होती है, बुद्धि होती है। ठीक है, 3 चीजें, मतलब तृष्णा जिसको कहते हैं, क्षुधा जिसको कहते हैं वो, साहस और बुद्धि। प्लेटो की शिक्षा पद्धति का मुख्य लक्षण क्या है? प्लेटो चाहते थे कि शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक विकास भी लगातार होना चाहिए। प्लेटो उच्च शिक्षा किसके लिए मानते थे? इसका जवाब है संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो उच्च शिक्षा मानते थे। प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था किस वर्ग के लिए थी? प्लेटो की साम्यवादी व्यवस्था भी केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, यानी कि जो अपर क्लास है उसके लिए थी। प्लेटो ने उत्पादक वर्ग को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया था, संरक्षक वर्ग को नहीं दिया था। दार्शनिक राजा से प्लेटो का क्या तात्पर्य माना जा सकता है? इसका अर्थ था कि दार्शनिकों में बुद्धि ज्यादा होती है, इसलिए उसने इसे विवेक का शासन बताया है। प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है। तो इसका क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो ने अपनी किस कृति में उप आदर्श राज्य की विवेचना की है? जवाब है इसका लॉज में। लॉज में, नॉट रिपब्लिक में, लॉज में। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य में कितनी जनसंख्या बताई गई है? इसका जवाब है 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटो के उप आदर्श राज्य की आधारशिला क्या है? इसका जवाब है कानून की सत्ता। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फॉसिस्ट कहा गया है? इसका जवाब है प्लेटो को। किस विचारक को इतिहास में प्रथम फॉसिस्ट कहा गया है? इसका जवाब है प्लेटो को। प्लेटो किस विचार के लिए इतिहास में अमर है? प्लेटो ने आदर्श राज्य का विचार दिया, इसीलिए वह इतिहास में अमर है। क्लियर है बिल्कुल? तो ये थे हमारे कुछ छोटे क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। प्लेटो के माता पिता का क्या नाम था? प्लेटो के पिता का नाम अरिस्तोन
तथा माता का नाम पेरिक्टियोन था। एपी याद रख लेना, एपी एरिस्टोन तथा माता का नाम पेरिकिटोन था। प्लेटो के समय में दो प्रसिद्ध यूनानी नगर राज्य जिनसे वो इफेक्ट हुए, प्रभावित हुए, वो कौन से थे? उनके नाम थे एथेंस और स्पार्टा। प्लेटो अपने समय के दो प्रसिद्ध यूनानी राज्यों के नाम से परिचित हुए, वो थे एथेंस और स्पार्टा। प्लेटो के साम्यवाद की प्रबल आलोचना किसने की थी? प्लेटो के साम्यवाद की प्रबल आलोचना अरस्तु ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटो के साम्यवाद एवं आधुनिक साम्यवाद में प्रमुख अंतर बताइए। दो मुख्य रूप से अंतर जो हैं वो ये हैं कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य राजनीतिक था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। क्लियर है कि प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक था, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य आर्थिक है। दूसरी बात आती है, प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ पत्नियों को भी सामूहिक व्यवस्था की गई है, मतलब पत्नियों के साम्यवाद की भी बात की गई है। किंतु आधुनिक साम्यवाद में पत्नियों के संबंध में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्लियर है? पहली बात तो प्लेटो का साम्यवाद राजनीतिक था, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो आर्थिक है। और दूसरी बात यह है कि प्लेटो का जो साम्यवाद में पत्नियों के साम्यवाद की भी बात की गई है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है उसमें कहीं भी पत्नियों के साम्यवाद की बात नहीं की गई है। ये है, ठीक है। नेक्स्ट है, लॉज में वर्णित उप आदर्श राज्य के दो लक्षण बताइए। लॉज में वर्णित उप आदर्श राज्य के दो लक्षण हैं, कानून की सत्ता और दूसरा है जनसंख्या 5040 निर्धारित की गई है। लॉज में वर्णित उप आदर्श राज्य के दो लक्षण हैं, कानून की सत्ता और जनसंख्या उसमें 5040 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन किस वर्ग के लिए किया है? प्लेटो ने अपने साम्यवाद का प्रतिपादन शासक वर्ग और सैनिक वर्ग यानी कि जिसे उसने संरक्षक वर्ग कहा है उसके लिए किया है। प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? प्लेटो की शिक्षण संस्था का नाम अकादमी था। प्लेटो की अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित था? इसका जवाब है, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश नहीं करे। प्लेटो की अकादमिक प्रवेश द्वार पर यह अंकित था, ज्यामिति से अपरिचित कोई व्यक्ति यहाँ प्रवेश ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करे जो उसके प्रकृति, प्रदत्त गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हैं। न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति उस कर्तव्य का पालन करे जो उसके प्रकृति, प्रदत्त गुणों और सामाजिक स्थिति के अनुकूल हैं। अगला क्वेश्चन आता है, प्लेटो के आदर्श राज्य की कोई भी दो विशेषताएं बताइए। प्लेटो के आदर्श राज्य की कोई भी दो विशेषताएं हैं कि प्लेटो का ने न्याय की अवधारणा को बहुत विस्तृत रूप से बताया है। दूसरी बात है कि उसने शिक्षा के बारे में पूरा एक प्रोग्राम बताया, कार्यक्रम बताया कि किस तरह की शिक्षा किस तरह के वर्ग को दी जानी चाहिए। फिर उन्होंने साम्यवाद के बारे में बताया है कि राजनीतिक साम्यवाद और पत्नियों के साम्यवाद की बात की है। इसी तरह से उन्होंने दार्शनिक राजा के सिद्धांत को प्लेटो के आदर्श राज्य की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। क्लियर है? एक और प्रश्न यहाँ पर आ सकता है कि क्या प्लेटो का आदर्श राज्य काल्पनिक है? तो प्लेटो के आदर्श राज्य पर सबसे बड़ा ये आक्षेप किया जाता है कि प्लेटो काल्पनिक हैं और उनकी रिपब्लिक में वर्णित राज्य एक ऐसा काल्पनिक है जिसकी इस पृथ्वी पर कहीं भी सत्ता नहीं है।
या हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्वयं प्लेटो ने भी स्वीकार किया है कि साम्यवाद और दार्शनिकों के शासन पर आधारित आदर्श राज्य की क्रियान्विति करना सरल नहीं है, किंतु इसके बावजूद प्लेटो के आदर्श राज्य को मात्र काल्पनिक राज्य नहीं कहा जा सकता है। जैसे यहाँ हम बारकर की बात करें, बारकर के शब्दों में कहा गया है कि रिपब्लिक में राज्यों के रोग का निदान और उपचार दोनों ही केवल काल्पनिक दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर निश्चित नहीं किए गए हैं, वरन उन्होंने उस वक़्त जो यूनानी परिस्थितियां थीं उनके तथ्यों पर निर्धारित किए गए थे। तो इस तरह से जो प्लेटो ने जो परिस्थितियां थी स्पार्टा और एथेंस के बारे में जो अध्ययन किया, जो वहाँ पर उनको रोग नजर आए, वो उनका निदान प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में किया है और उन्होंने शासन में विवेक और बुद्धि को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने एक नवीन शिक्षा पद्धति साम्यवाद की प्रणाली द्वारा वासना और उत्साह को विवेक द्वारा नियंत्रित करने की बात की गई है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्लेटो का आदर्श राज्य पूरी कल्पना पर या भावुकता पर आधारित नहीं है। एक सीमा तक जो है ये यथार्थ रूप में इसे लागू किया जा सकता है और व्यावहारिक हो सकता है। तो कुछ क्वेश्चंस की हमने यहाँ चर्चा करी। पहले हम जो इस पार्ट में छोटे छोटे क्वेश्चंस के बारे में हर थिंकर की चर्चा करेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।